नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग गणित विषय में आगे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने पहला चैप्टर अनुपात और समानुपात के बारे में अध्ययन कर लिया। अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, और आज उसी क्रम में हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा चैप्टर है घातांक। तो हम लोग घातांक के बारे में पढ़ेंगे, घातांक है क्या और घातांक से संबंधित विभिन्न नियम क्या हैं जिस पर आधारित आपके प्रश्न आते हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं आज के पाठ की तरफ। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या का उसी में जितनी बार गुणा करते हैं, हम इस तरह समझें कि किसी संख्या, मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, जैसे a है तो a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि किसी संख्या को जितनी बार उसी में जितनी बार गुणा करें, या इसको हम सामान्य रूप में कहें कि किसी संख्या को बार बार, यानी जैसे एक संख्या हमने मान लिया a है, उसे हम बार बार गुणा कर रहे हैं। तो बार बार गुणा करने पर जो गुणा का फल यानी गुणनफल मिलता है, उसी को संक्षिप्त रूप में हम घातांक के रूप में यानी घातांकीय रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे अब यहां पर ए का गुणा, यानी उसी संख्या का हम बार बार गुणा कर रहे हैं। तो अब उसे हम जितनी बार गुणा करते हैं उसे उस संख्या की घात के रूप में लिखते हैं। तो अब किस संख्या का गुणा कर रहे हैं उसको हमने लिख लिया a, और कितनी बार हमने गुणा किया, 1 2 3 4 5, तो यहां उसकी घात क्या हो जाएगी, 5। तो अब यहां पर जिस संख्या का हम बार बार यानी उसी संख्या का बार बार गुणा कर रहे हैं, वह संख्या क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाएगी आधार। यह घातांकीय रूप में क्या कहलाएगा, आधार, या इसी को हम कहते हैं बेस। और ये जो हमारी संख्या है 5, इसी को हम क्या कहते हैं, यही पावर, या इसी को हम घातांक या घात भी कहते हैं। तो अब इसको यदि सामान्य रूप में हम परिभाषित करें कि किसी संख्या का उसी में जितनी बार गुणा करते हैं, जैसे यहां a का हमने गुणा किया, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी संख्या का उसी में, यानी उसी संख्या में हम जितनी बार गुणा करते हैं, जितनी बार गुणा करते हैं, जितनी बार गुणा करते हैं। अब जैसे यहां a का हमने 5 बार गुणा किया, तो अब वो कह रहा है जितनी बार हम गुणा करते हैं उसे उस संख्या की घात कहते हैं। जितनी बार गुणा करते हैं उसे का मतलब, अब यहां उसे से आशय एक चीज और कि जितनी बार गुणा किया जाता है, उसे का आशय कि जितनी बार गुणा किया जाता है, जितनी बार गुणा किया जाता है, ये हमने ब्रैकेट में कर दिया, यानी उसे जितनी बार। अब जैसे a को 5 बार हमने गुणा किया तो घात 5 हुई, पावर 5 हुआ। वही कह रहा है कि उसे उस संख्या की घात या पावर कहते हैं, उसे उस संख्या की घात या पावर कहते हैं, घात या पावर कहते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गई। अब दूसरी चीज कहते हैं, यहीं पे आपकी परिभाषा नहीं खत्म होगी, बल्कि यहां एक चीज और, उस संख्या को, यानी जिस संख्या का गुणा हुआ उस संख्या, जो जैसे a संख्या है, a को हमने कई बार गुणा किया
तो वही कह रहा है उस संख्या को क्या कहेंगे, उस संख्या को आधार कहते हैं। उस संख्या को क्या कहते हैं, उस संख्या को आधार कहते हैं। अब यहां जैसे हमने आपको दिखाया कि a को हमने 5 बार गुणा किया, तो जितनी बार गुणा किया वो क्या हो गई, वह घात हो गई। और उस संख्या यानी जिस संख्या का हम गुणा कर रहे हैं, यानी ए है, तो a क्या हो जाएगा, a आधार हो जाएगा। अब यहां पर हम इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसका एक दो एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं। जैसे हमने 3 का गुणा किया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां आधार क्या होगा, जिस संख्या का हम बार बार गुणा कर रहे हैं वह क्या हो जाएगी, वह आधार यानी आधार 3 हो गई। और कितनी बार हमने गुणा किया, वही कहता है ना कि जितनी बार गुणा किया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 बार हमने गुणा किया तो उसकी घात 6 हो गई। तो यहां इसमें आधार कितना हुआ, इसमें आधार आपका 3 है, और घात की बात हम करेंगे तो घात कितना है, घात 6 है। और इसका घातांकीय रूप, क्योंकि हम घातांक पढ़ रहे हैं, तो इसका जब हम घातांकीय रूप पूछेंगे तो घातांकीय रूप क्या होगा, घातांकीय रूप 3 की घात 6 होगा। अब यही अगर a की बात करें, जैसे हम a का गुणा करते चले, a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे डॉट डॉट, कहां तक, कितनी बार, n बार गुणा कर दें। तो अब कितनी बार गुणा हुआ है, n बार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर n, तो a क्या होगा, a आधार होगा, और n क्या होगा, n उसकी पावर होगी या उसकी घात होगी। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि घातांक रूप क्या है, कि जब किसी संख्या को बार बार आपस में गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल या गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होता है, घातांकीय रूप में लिखते हैं, जो कि गुणन का संक्षिप्त रूप भी होता है। ये तो हमारा क्या हो गया, घातांकीय रूप। अब हमने यहां चर और अचर दोनों संख्याओं का दिखा दिया। अब हम बात इससे और आगे चलते हैं। तो इससे आगे चलते हैं। तो अब यहां पर हमने पूर्णांक की बात कर लिया, 3 की संख्या ले लिया, a यानी किसी अचर राशि a को भी हमने ले लिया। तो अब यहां बात हम किसकी करने चल रहे हैं, कि पूर्णांकों की भांति परिमेय संख्याओं द्वारा कई बार गुणा करने पर, जैसे हमने पूर्णांक की बात किया, तो अब हम बात कर रहे हैं पूर्णांकों की भांति क्या होता है, परिमेय संख्याओं पर, परिमेय संख्या पर हम देखते हैं। पूर्णांकों की भांति परिमेय संख्याओं पर, यानी पूर्णांकों की भांति ही किसी परिमेय संख्या द्वारा कई बार गुणा करने पर घातांकीय रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहां एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3। तो अब यहां किसका गुणा हो रहा है, परिमेय संख्या 2/3 2/3। तो आधार क्या बनेगा, आधार 2/3, और पूरे की घात कितनी बार गुणा हुआ, 1 2 3 4 बार। तो यहां इसकी घात 4 हो जाएगी। तो यहां घातांकीय रूप क्या हुआ। अब हम एक तरफ से इसकी भी बात कर लें, घातांकीय रूप क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 4। आधार क्या हुआ, इसका आधार 2/3 और
घात कितनी हुई, इसकी घात 4 हुई। तो इस पर भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस तरह इसका मान होगा। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक उसकी बात हम कर सकते हैं, चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो या परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार हम ऋण 2/3 गुणे ऋण 2/3 गुणे ऋण 2/3 बराबर, तो अब किसका गुणा हो रहा है, यहां पर ऋण 2/3 की पावर कितनी बार गुणा हुआ, 1 2 3 बार, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3। अब यही जितनी बार हम गुणा 5 बार करते तो घात 5, 8 बार करते तो घात 8, 12 बार करते तो घात 12। तो अब यहां पर इसमें भी हम देखेंगे कि इसका घातांकीय रूप क्या है, ऋण 2/3 की पावर 3। तो यहां आधार क्या हुआ, आधार ऋण 2/3 है और घात या पावर की हम बात करेंगे तो पावर कितना हुआ, पावर 3 हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि घातांकीय रूप में पूर्णांकों की बात किया, फिर परिमेय संख्याओं की बात किया, चर और अचर की बात किया। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम घातांकीय रूप में है तो कोई संख्या यानी n, उसका पावर या घात प्राकृतिक संख्या के सम होने पर, विषम होने पर या धन पूर्णांक होने पर, ऋण पूर्णांक होने पर उसका मान कैसे होगा, इस पर भी आपका एक प्रश्न निकलता है। तो हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब n कोई प्राकृतिक संख्या होने पर हम यहां कई बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जैसे पहला बात कर रहे हैं, n कोई प्राकृतिक संख्या होने पर, प्राकृतिक संख्या के बारे में हम आप जानते हैं कि n के कोई प्राकृतिक संख्या होने पर, अगर धन पूर्णांक है, आधार क्या है, आधार यदि धन पूर्णांक है तो उसका पावर n है, तो उसका मान क्या होगा, इसका मान धन पूर्णांक होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान धन पूर्णांक। अगर आधार धन पूर्णांक है और उसकी घात यानी n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि गिनती करने वाली संख्याएं, और गिनती कहां से प्रारंभ होती है, 1 से। तो 1 से लेकर कोई प्राकृतिक संख्या हो तो उसका आधार यदि धन पूर्णांक है तो मान उसका क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। उसी तरह दूसरी कि n जो आधार है कि घात, n क्या है, घात है, n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, यदि हम ये कहें कि n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर क्या होगा। अब यहां पर यदि ऋण पूर्णांक है, यहां क्या है, यहां आधार क्या है, ऋण पूर्णांक है, तो और पावर क्या है, n है, और n क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। तो सम प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि 2 4 6, तो अब ये सम संख्याएं हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी धन पूर्णांक होगा। क्यों, अब इसका भी हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऋण 2 की घात 2 है, तो इसका मान क्या हो गया, ऋण 2 गुणे ऋण 2, और हम जानते हैं ऋण का गुणा क्या होता है, धन 4। उसी तरह जब भी हम 2 2 2 का पेयर बनाते चलेंगे तो उनका मान कैसा आएगा, उनका मान धनात्मक आएगा।
इसलिए ऋण पूर्णांक आधार का यदि घात सम प्राकृतिक संख्या है तो उसका मान क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। फिर n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, तीसरा बिंदु, n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, कि विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, अगर ये विषम प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगा, अगर धन पूर्णांक है तो हम इसलिए यहां नहीं कह रहे हैं आधार, चूंकि आधार धन पूर्णांक हो और कोई प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों समाहित हैं। हम सिर्फ ऋण धन पूर्णांक की बात कर, ऋण पूर्णांक की बात कर रहे हैं। आधार कौन सा है, सम संख्या के घात होने पर ऋण पूर्णांक अगर आधार है, विषम प्राकृतिक संख्या होने पर आधार ऋण पूर्णांक। आधार क्या है, आधार ऋण पूर्णांक है, तो अगर उसकी घात n, और n क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या, और विषम संख्याएं हम जानते हैं 1, 3, 5 इस तरह से, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा ऋण पूर्णांक। इसका मान क्या आएगा, इसका मान ऋण पूर्णांक। कैसे, हम इसको भी उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 बराबर ऋण 2 की घात 3, और 3 क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। अब ऋण 2 का गुणा तो धन 4 होगा, लेकिन फिर वो ऋण 2 से गुणा होकर ऋण 8 होगा, यानी इसका मान क्या आएगा, अगर विषम संख्या है तो उसका मान ऋण पूर्णांक ही आएगा। अब n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, n के सम प्राकृतिक और विषम प्राकृतिक का हम एक और रूप देख लेते हैं। n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, सम प्राकृतिक संख्या होने पर, तो अगर ऋण 1 आधार है तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान धन 1 होगा। यह चीज आपका क्लियर। उसी तरह एक बिंदु और, कि n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण 1 की बात आपने किया, ऋण 1 की पावर n है तो इसका मान ऋण 1 होगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये तो हमने सामान्य घातांक के बारे में चर्चा किया। अब हम बात करने चल रहे हैं कि घातांक के कुछ प्रमुख नियमों के बारे में। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। फिर हम लोग घातांक के कुछ प्रमुख 4-5 नियम हैं और उसके साथ साथ कुछ अन्य बिंदु भी हैं घातांक से संबंधित, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम घातांक के नियम की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले नियम 1, पहला नियम क्या कहता है, यदि गुणनफल की क्रिया में आधार समान हो। यहां विशेष ध्यान दीजिए, जो गुणनफल की क्रिया हम करने चल रहे हैं उसमें आधार क्या हो, समान हो, तो सभी घातों का योगफल करके उसी आधार पर लिख देते हैं। जैसे a की पावर m धन a की पावर n। अब आधार दोनों में क्या है, दोनों में आधार समान है। यहां धन का चिन्ह है। अब हमने कहा कि यदि गुणनफल की क्रिया में, चूंकि ये गुणनफल की बात किया तो यहां धन का चिन्ह ना लिख के, बल्कि यहां पर क्या होगा,
यहां आपका गुणे का चिन्ह होगा, a की पावर m या a की घात m गुणे a की घात n। तो ये क्या कहा, यदि गुणनफल, यहां गुणनफल की क्रिया है घातांकी, तो अब आधार क्या है, दोनों के आधार समान हैं, तो क्या होगा कि सभी घातों का योगफल करके उसी आधार पर लिख देते हैं। तो अर्थात हम क्या करेंगे, उसी आधार पर m प्लस n, ये आपका पहला नियम। अब इसको हम इस तरह से समझें, इसका एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे a की घात 4 गुणे a की घात 5। ये हमारा एग्जाम्पल है कि a की पावर 4 इंटू a की पावर 5। तो अब ऐसे अगर इस नियम से चलें तो इसका सीधा सा है कि a की पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू a की पावर 9। अब इसको हम और जरा सा दूसरे रूप में, इसी को दूसरे रूप में हम समझते हैं कि a की पावर 4 है, तो मतलब क्या है, a का 4 बार गुणा है, तो a गुणे a गुणे a गुणे a, फिर बीच में गुणा, फिर a की पावर 5 है, तो a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, हमने ये लिखा और ये लिखा। ये क्या है, a की पावर 5 गुणे a की पावर 4। तो अब हम क्या करें, इन ये सब में गुणा है, और घातांक में भी हमने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या से बार बार, यानी उसी संख्या से बार बार हम गुणा करते हैं, तो जितनी बार हम गुणा करते हैं वह उस संख्या की घात बन जाती है। कितनी बार गुणा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं a की पावर 9। तो आप देखिए यहां पे भी a की पावर 9 और यहां पे भी। ये आपका पहला नियम। फिर घातांक का दूसरा नियम, नियम 2। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि भाग की क्रिया में, जहां हमने गुणा की बात की थी वहीं क्या है, यदि भाग की क्रिया में आधार समान हो। अब हमने कहा भाग की क्रिया में आधार क्या है, आधार समान है, तो क्या होगा, तो भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को घटा देंगे। अब जैसे मान लीजिए a की पावर m और a की पावर n, तो अब भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहां भाज्य कौन है, ये हमारा भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। ये भाज्य और ये क्या है, ये हमारा भाजक। तो ये कहता है कि भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जो हमें परिणाम मिलता है उसी को आधार की घात लिख देते हैं। तो इसको इस तरह से समझें कि हमने घात को घटा दिया और आधार की घात बना दिया, तो a की पावर m माइनस n। ये आपका क्या हुआ, ये आपका दूसरा नियम है। अब इस पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे यहां पर हमने लिया एग्जाम्पल कि a की घात 7 भागे a की घात 4। तो अगर हम नियम से देखें, आधार समान है दोनों के, तो भाज्य की घात से भाजक के घात को हम घटा देंगे, तो इसका मान कितना आएगा, a की घात 3। नियम से हमने सीधे उत्तर निकाल लिया। अब इसी को इस रूप में भी हम देख लें कि a की घात 7 भागे a की घात 4 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a की घात 7 बटे a की घात 4, और इसको हम कर दें a को 7 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 और 7, और नीचे 4 बार, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 समान है, तो 4 बार कट गया, बचा कितना, 1 2 3, तो हम लिख देंगे a की घात 3।
तो ये हमारा दूसरा नियम। आगे चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगली वीडियो में इस पर हम आप लोगों को प्रश्न भी लेकर आएंगे घातांक पर आधारित। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। नियम 3, 2 नियम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नियम 3। अब ये हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते चल रहे हैं। ठीक इसी तरह का आपको पीडीएफ, इस का पीडीएफ नोट्स जो है, या यूं कह दें कि पीडीएफ का शार्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पर सर्च करेंगे कैपिटल लेटर में दिनेश सर, तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। और इस चैनल पर आपको पीडीएफ की नोट्स पूर्व के दोनों लेक्चर का, मैथ्स के दोनों यानी अनुपात समानुपात के दोनों खंड का नोट्स पीडीएफ का आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया। और जितने भी लेक्चर होते चलेंगे तो वीडियो अपलोड होने से 2 से ढाई घंटे के अंदर आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी चैनल पर मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में, अगर वैसे आप नहीं पाते सर्च करने पे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नियम 3 की। तो तीसरा नियम क्या है कि यदि घात की घात बनती जा रही है, भाई ये कह रहा है यदि घात की घात बनती जा रही है, जैसे a की घात m, इस तरह से इसको लिखें कि a की घात m की घात n की घात l। ये कह रहा है यदि घात की घात बनती जा रही हो, यानी a की घात m, फिर a की घात m की घात n, फिर a की घात m की घात n, पूरे की घात क्या है, पूरे की घात l है। तो अगर इस तरह से हमारा ये बनता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें जब घात की घात बनती जा रही हो तो सभी घातों का आपस में गुणा कर दें। यानी m, n और l का आपस में हम क्या कर दें, m गुणे n गुणे l, हम आपस में गुणा कर दें और गुणनफल जो m गुणे n गुणे l है उसे आधार की घात बना दें। यानी हम इसे लिख दें a की पावर m गुणे n गुणे l। ये हमारा तीसरा नियम है। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। 2 की घात 2, 2 की घात 2 का, जैसे 2 की घात 2, फिर इसकी घात 5 और फिर पूरे की घात 4। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो वैसे तो गुणा करेंगे, बहुत गुणा होता चला जाएगा। अब यहां पर नियम यह कहता है कि सभी घातों का आपस में हम गुणा कर दें। तो गुणा करने पर कितना आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 4, तो कितना हो गया, 5 दूना 10, चौको 40। तो यहां पर क्या हम लिखेंगे कि 2 की घात 40। यानी इन घातों का जो गुणनफल है उसे आधार की घात बना दें तो यही क्या होगा, हमारा मान होगा। ये नियम 3 कहता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, नियम 4 की। चौथा नियम क्या कहता है, नियम 4 घातांक का चौथा नियम। यदि हम ये देखते हैं कि कई पदों की कोई संयुक्त घात, कई पदों की कोई संयुक्त घात अर्थात पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्या है, ही प्रत्येक पद की अलग अलग घात होगी। इसको हम लिख भी देते हैं, कई
पदों की संयुक्त घात, कई पदों की संयुक्त घात, कई पद हैं और उसकी संयुक्त घात है। पृथक आधार, यहां ब्रैकेट में इसको इस तरह से समझें कि आधार क्या है, आधार अलग अलग है कि पृथक आधार किंतु घातांक क्या है, किंतु घातांक समान। पृथक आधार किंतु घातांक समान है ही प्रत्येक पद की अलग अलग घात होगी, ही प्रत्येक पद की अलग अलग घात होगी। इसका आशय क्या हुआ, इसको हम किस तरह समझें, कई पदों की संयुक्त घात। अब कई पद हैं जैसे ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी और सबकी घात एक है। कई पदों की संयुक्त घात यानी सभी पदों की संयुक्त घात। इसका आशय क्या हुआ, आधार तो पृथक हैं किंतु घातांक समान हैं, तभी ये स्थिति आई। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये कहता है कि जो समान घातांक है वही, यानी जो संयुक्त घात है वही प्रत्येक पद की अलग अलग घात हो जाएगी। यानी ए की भी घात m, बी की भी घात m, सी की भी घात m और डी की भी घात m। तो इस तरह से लिखेंगे ए की घात m गुणे बी की घात m गुणे सी की घात m गुणे डी की घात m। ये रूप आपका आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें भी। अब इसमें अलग अलग पद हैं तो हमने ले लिया कि 3 गुणे 5 गुणे 7 और पूरे की घात कितना है 11। पूरे की घात कितना है 11। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, यानी 11 सबकी घात यानी सभी आधारों की घात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 की घात 11 गुणे 5 की घात 11 गुणे 7 की घात 11। तो ये मान इसका आएगा। ये हमारा चौथा नियम है। प्रमुख रूप से यही आपके 4 घातांकीय नियम हैं, लेकिन इसके इतर भी कुछ और नियमों की बात हम कर लेते हैं। अब हम 5वें नियम की बात कर लेते हैं। घात का चिन्ह बदलने के लिए पूरे पद को यानी आधार सहित हम क्या करते हैं, 1 का बटा यानी 1/, लिख देते हैं। क्या है 5वां, घात का चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि पूरी राशि का मान, पूरी राशि का मान जो घातांकीय रूप है, पूरी राशि का मान हम क्या करेंगे, पूरे पद को पूरी राशि, या यूं कह दें इसको हम इस तरह से भी समझें कि पूरे पद को, पूरी राशि का मान या पूरे पद को आधार सहित 1 का बटा या 1/, कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि a की पावर -m है। अब यहां इसकी घात को हम क्या करते हैं, बदलना है। इसकी घात चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1/a की पावर m कर देंगे। इसे हम क्या करेंगे, 1/a की पावर m। तो यहां ये नेगेटिव में है, यहां क्या है, ये पॉजिटिव में है।
ये आपका पांचवा। उसके बाद छठी नियम की हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या की घात यदि शून्य है, किसी भी संख्या की घात यदि क्या है, शून्य हो, तो पूरी राशि का मान 1 होगा। तो पूरी राशि का मान 1 होगा। अब वह है, जैसे यहां पर a की पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा, किसी भी संख्या की घात, वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, यदि उसके ऊपर घात 0 लिखा है तो उसका मान 1 होता है। फिर यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें, जैसे भिन्न है 7वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें, आपस में बदल दें का मतलब क्या है कि जैसे हम लिख रहे हैं a/b और इधर हम कर दें b/a। भाई यहां अंश a है, यहां हर हो गया, यहां हर b है, यहां अंश हो गया। वही कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो क्या होगा, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। उसकी घात का चिन्ह क्या होगा, उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यानी यदि a की पावर b ये है और यहां पर इसकी घात क्या है, -m है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात m हो जाएगी। यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रमुख घातांक के नियम की बात। अब हम घातांक से संबंधित कुछ और बिंदुओं की हल्की चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो, ऐसी परिमेय संख्याएं, इस पर भी आपका प्रश्न निकलता है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल क्या होता है, जिनका गुणनफल 1 के बराबर हो। जिनका गुणनफल क्या हो, जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है या 1 के बराबर हो, तो वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होता है। वे क्या होती हैं, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम, एक दूसरे की क्या होती हैं, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल या इनवर्स कहलाती हैं। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती हैं। अब जैसे
हमने अभी नियम 5 में पढ़ा था। 5 में क्या पढ़ा था कि यदि कोई घात है तो हम उसका 1 या 1 का बटा कर देते हैं तो घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो वही चीज यहां नियम 5 के अनुसार अगर हम कहें कि जैसे a की पावर -m है तो ये हो जाएगा 1/a की पावर m। भाई यही तो है। अब इसी को हम इस रूप में भी कह सकते हैं, जैसे 2 की पावर -2 बराबर 1/2 की पावर 2, यही रूप हुआ उसका। तो अब यहां a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये तो नियम 5 की बात हम कर रहे हैं। ये किसके अनुसार हमने बात किया? ये किसकी चर्चा किया था हमने अभी? नियम 5 के क्रम में। अब हम बात कर रहे हैं किसका? a के गुणात्मक प्रतिलोम। यहां हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। तो अब 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की पावर -1। यही तो हुआ, 2 की पावर -1, या हम ये कह दें कि यह बराबर 1/2। क्योंकि 2 और 1/2 का गुणा करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। या हम कह दें 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम की अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं तो वह क्या होगा? ऐसी संख्या जिसका गुणा क्या हो, जिसका गुणा करने पर इस संख्या से उसका मान 1 के बराबर आए, वही गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो वह क्या हो जाएगा? यह 3/4 की पावर -1, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब 3/4 इसका मान बदलना है घात का, तो हम क्या करते हैं? अंश और हर को आपस में बदल देते हैं। 4/3 इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 4/3। अब यहां पर हम उदाहरण इसको सिद्ध भी कर लेते हैं कि 3/4 गुणे 4/3, तो इससे कट गया तो 1/1, अर्थात इसका मान कितना आया? 1 आया, जो कि ये आपकी परिभाषा कहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या की ऋण 1 घात, कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या है तो वह क्या है? ऋण 1 घात उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बराबर होता है। यही चीज तो हमने देखा। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की घात ऋण 1, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 की घात ऋण 1, 12 का गुणात्मक प्रतिलोम 12 की घात ऋण 1। तो वही चीज कहते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या की ऋण 1 घात उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये आपका क्या था? ये आपका घातांक के सभी कॉन्सेप्ट्स थे। आगे चलकर हम घातांक के अभ्यास प्रश्नों को भी लेकर चलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।